हमें बेहद खुशी है कि इस साल का व्याख्यान प्रोफेसर अनीता रामपाल दे रही हैं और सदारत कर रही हैं डॉक्टर टेकचंद। आज के व्याख्यान का शीर्षक है अ लेगेसी ऑफ सोशल बिगिनिंग, सोशल लर्निंग, कल्चर, नॉलेज एंड एजुकेशन। डॉक्टर टेकचंद जो आज के व्याख्यान की सदारत करेंगे, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 2005 से वहाँ पढ़ा रही हैं। शिक्षण के साथ साथ डॉक्टर टेकचंद कविताएं और कहानियां भी लगातार लिखते रहते हैं। दौड़ तथा अन्य कहानियां, मोर का पंख तथा अन्य कहानियां, मोक्ष तथा अन्य कहानियां जैसी किताबें उन्होंने लिखी हैं। आप लोग जरूर खरीदें और पढ़ें। डॉक्टर टेकचंद ने जो काम किया है और उनके योगदान के लिए हरियाणा दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर विशेष सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही 2014 में राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान भी दिया गया था। डॉक्टर टेकचंद समय संज्ञान पत्रिका के संपादन कार्य से भी जुड़े रही हैं। आज की हमारी वक्ता है प्रोफेसर अनीता रामपाल। प्रोफेसर अनीता फैकल्टी ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन रह चुकी हैं। प्रोफेसर अनीता केरला कोर कमेटी फॉर करिकुलम रिविजन की सदस्य हैं। साथ ही इंटरकल्चरल प्रोग्राम इन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोऑर्डिनेटर भी हैं। प्रोफेसर अनीता एकलव्य से जुड़ी रही हैं। साथ ही साक्षरता अभियान, राइट टू एजुकेशन, BGVS और पीपल साइंस नेटवर्क के साथ बहुत करीब से जुड़ी रही हैं और लगातार इन आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। प्रोफेसर अनीता 2005 में NCERT प्राइमरी टेक्स्ट बुक कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। प्रोफेसर अनीता इंटरनेशनल कमीशन फॉर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन में EC मेंबर रह चुकी हैं। नेशनल लिटरेसी रिसोर्स सेंटर मसूरी की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। प्रोफेसर अनीता काफ़ी वक्त से करिकुलम स्टडीज़, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ के साथ साथ यूनिवर्सिटी स्पेसेस के साथ साथ ज़मीन पर काम करती रही हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डॉक्टर टेकचंद को बुलाना चाहूँगी कि वो लेक्चर का संचालन करें। साथियों, एक चुनौती भरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। पहले जब दिल्ली में JNU में कहीं धरना प्रदर्शन हुआ करता था और कोई वक्ता धुआंधार बोल रहा है, बहुत अच्छे से तथ्यों को रख रहा है, बड़ी मजबूती से अपनी बात कह रहा है, तो कहा करते थे लेफ्टिस्ट है, पढ़ा हुआ है। आज लाइन यही कही जाती है, लेकिन मामला उलट दिया गया है। आज इस नज़र से देखा जा रहा है कि लेफ्टिस्ट है, इनको दूर रखो। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे साथी लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उनको चुन चुन कर निकाला जा रहा है, सिर्फ ये टैग लगा करके लेफ्टिस्ट। जबकि लंबे समय तक उनके साथ अच्छे शिक्षक, अच्छे शोधार्थी, अच्छे विद्यार्थी होने का एक तरह से तमगा रहा है, और आज सिर्फ वामपंथी कहकर खारिज किया जा रहा है। तो ये लगभग यही है कि जब गधों का शासन आता है तो शेर लंबे समय तक राष्ट्रीय पशु नहीं रहता। अब शासन जिन लोगों का है वो किस तरह से आइडिया डेवलप कर रहे हैं, वो किस तरह से भाषा डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह से लोग बार बार आगे आ रहे हैं। तो हम एक पेपर पढ़ाते हैं, भाषा और संप्रेषण, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। उसमें एक पॉइंट आता है कि संप्रेषण कब कामयाब रहता है, जब वक्ता और श्रोता दोनों की भाषा का कोड एक हो। एक कोड होना जरूरी है, अन्यथा वक्ता अपनी बात कहता रहे, श्रोता सुन लेगा, परंतु उस रूप में बात नहीं पहुंचेगी। अब उसके लिए कोड एक अनिवार्य है। अब ये जो कोड पिछले 9-10 साल में बदला गया है जनता की भाषा का, जो शब्द जनता के पास नहीं थे वो पहुंचाए गए, जो भाषा जनता की नहीं थी वो बनाई गई, और उसके बाद एक व्यक्ति खड़ा किया गया, एक विचारधारा खड़ी की गई, और वो तभी कामयाब हुई। इसको मैं विद्यार्थियों के साथ इस रूप में भी साझा करता हूँ, इस एक और रूपक के साथ। एक अंग्रेजी फिल्म है, थोड़ा सा कम ही बोल के बात रखूंगा, द स्केलेटन की, आपको मौका लगे देखिए। उसमें
दो बुजुर्ग लोग जो काला जादू करते हैं, उसके लिए जो नर्स की ड्यूटी करने लड़की आती है, उस पे करना चाहते हैं, लेकिन उसको जादू तब होगा जब वो काले जादू में यकीन करेगी। वो यकीन नहीं करती है, पहले उसको यकीन दिलवाया जाता है, और जब उसको उसमें यकीन हो जाता है तो काला जादू उस पर इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। तो इस जनता को पहले यकीन दिलाया गया है। जो जनता एक गंगा जमुनी तहजीब के साथ रह रही थी, जो जनता एक भाईचारे के साथ रह रही थी, जिस जनता के पास वो शब्दावली नहीं थी, एक अलग ही शब्दावली थी, उसका कोड बदला गया, उसकी भाषा बदली गई, उसके यकीन, उसके विश्वासों को अंधविश्वासों में तब्दील किया गया, और उसके बाद ये लोग आगे आते हैं। ये थोड़ा फर्क रहा। और हम लोग महदूद रहे विश्वविद्यालयों तक, हम लोग सीमित रहे अपने दायरों तक, और इन लोगों ने धार्मिक, जातिगत, लैंगिकता, क्षेत्र, भाषा, जितनी आइडेंटिटी हो सकती थी, उन सब आइडेंटिटी के मंडल, प्रकोष्ठ, परिषद बना दिए, और हर एक को यकीन दिला दिया जाति में, धर्म में और नायकत्व में। मैं कई बार कहता हूँ कि आपके सामने मेज भी है तो इनके पास अखिल भारतीय मेज परिषद है, और किसी एक मेज को कह दिया आप नायक हो समाज के। आपके साथ पंखा है तो अखिल भारतीय पंखा प्रकोष्ठ भी है इनके पास। 650 से ज्यादा संगठन है, हर एक के अंदर नेतागिरी की भावना, हर एक के अंदर नायकत्व की भावना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार प्रासंगिक होते हैं कि जाति व्यवस्था का सच ये है कि इस देश में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी, समझी जाने वाली शब्द कहा उन्होंने, होती नहीं है। इस देश में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी स्वयं को श्रेष्ठ ठहराने के लिए अपने से नीचे 2-4 जातियां ढूंढ लेती है। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, वही अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, उससे नीचे बात भी बनती है। तो इन्होंने बड़ा साजिशन कोड बदला है, बड़ा साजिशन जनता के अंदर जो विश्वास थे वो अंधविश्वासों में बदले हैं, और फिर ये इस तरह से आए हैं आगे। ये हम जब आइडिया और नॉलेज की बात करते हैं तो उसको भी डिफाइन इसी तरीके से कर रहे हैं। अब अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मेरी बेटी आए दिन मुझसे आकर पूछती है, वेद बताइए, पुराण बताइए, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट ही इसी पे दिए जा रहे हैं। वो जर्मन ऑनर्स कर रही है, जर्मन डिपार्टमेंट से, लेकिन आए दिन इसी पे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। और एक कॉमन बात उसके साथ मेरे साथ क्या हो रही है, कह रही क्लास में बार बार जो बच्चे इसमें एक्टिव है एबीवीपी में, बार बार जय श्री राम बोलते हैं। और यही चीज मेरे साथ कॉलेज में हो रही है। ये ऊपर से डायरेक्शन है इस तरह का कि आप 10 बार कहिए, या तो कहेंगे, नहीं कहेंगे तो चिन्हित कर लीजिए कि ये आपके साथ नहीं है, फिर टारगेट कीजिए, कमेटी बन गई है। सोशल मीडिया पे आप जो डालेंगे या आप जिस तरह से कहीं लिखेंगे, कमेटी बन गई है। वो पूरा आईटी सेल का एक्सटेंशन है। कल इंडियन एक्सप्रेस में सतीश देशपांडे का लेख भी आया है, एकेडमिक फ्रीडम क्या चीज है और उन्होंने उसको किस तरीके से रखा है। तो साथियों, बातें काफ़ी हैं, और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इस जो आइडिया जिस तरह से आ रहा है, नॉलेज को जिस तरह से डिफाइन किया जा रहा है आज की तारीख में, आज पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए इनको। जो नए भर्ती किए गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से लगातार ये बात आ रही है, स्टूडेंट्स के सवाल सुन के एक टीचर बेहोश हो गए, बीपी बढ़ गया। टीम ने ये कह दिया कि जब इतना कुछ करके समझौता करके लगवाया है तो किसी और जगह लगवा दीजिए, यहाँ तो हमसे ज़्यादा पढ़े हुए बच्चे हैं, हम कैसे जवाब दें। ये हालत है। और जो नए आए हैं, प्रिंसिपल को भी, सबको कह रहे हैं कि हमारी जो भर्ती हुई है वो पढ़ाने के लिए नहीं हुई, प्रचार के लिए हुई है, विस्तार के लिए हुई है। और आपको अगर प्रॉब्लम है, भाई साहब से बात कर लीजिए। सारे लोग लेट, तो कठिन समय है, और हम जिस विचार को लेकर चल रहे हैं उसको लगातार किस तरह से ये लोग फ्रेम में ला रहे हैं, किस तरह से सामने रख रहे हैं, ये बड़ी चुनौती का विषय। हम कहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं सामाजिक रूप से, लगातार कई बार ऐसा लगता है कि सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, कई बार डाउट होता है कि मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो यहाँ इन्होंने इस सवालिया निशान के नीचे लाकर हमें खड़ा कर दिया है। तो किस तरह से भाषा काम कर रही है, किस तरह से नॉलेज आइडिया काम कर रहा है, तो उसके लिए मेरे से बेहतर और उनसे बेहतर बताने के लिए मैडम मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करूँगा, आए और अपनी बात रखें। जी, साथियों, सदर से तो हम
बहुत सालों से, कई दशकों से सफदर के गीत, सफदर के लेख और नाटकों से प्रेरित हुए हैं। और मुझे जब निमंत्रण आया था माला की तरफ से, तो उसने जब मुझे कहा कि हमारे जो इस यहाँ के वक्ता और उनकी पूरी सूची दी, तो वो सुनकर ही मैं पूरी तरह से विनम्र हुई और मुझे लगा कि कैफी आज़मी और कृष्णा सोबती और हबीब तनवीर जी अगर पहले बोले हैं तो हम लोग अपनी बात रखें, ज़रूर रखें। और ख़ासकर आजकल के माहौल में जो हम देख रहे हैं, जो आपने भी जिसका जिक्र किया है, तो मैं शुरू करना चाहती हूँ इससे कि हम जब सोचते हैं शिक्षा के बारे में, और ख़ासकर मुझे कोविड के दौरान हमारा एक ग्रुप है कुछ अन्य देशों से जो क्रिटिकल मैथमेटिक्स एजुकेटर्स हैं, और वहाँ से एक रिक्वेस्ट आया था एक किताब में कुछ लिखने के लिए, और उन्होंने कहा था कि आप अपने ही सांस्कृतिक संदर्भ में विजडम को कैसे सोचते हैं, विजडम के बारे में क्या सोचते हैं, विजडम एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो मुझे लगा कि मेरा काम वैसे भी कई दशकों से, चाहे वो नवसाक्षरों के साथ रहा है या स्कूली शिक्षा में रहा है, किताबों के साथ रहा है, तो हम लोग मैथमेटिक्स एंड सोशल जस्टिस, न्याय की बात करते हैं, पर इसको कैसे सोचें। तो और उनका ये सवाल था कि आप सबसे पहले सोचो कि अपनी भाषा में आप विजडम के बारे में जब सोचते हो तो क्या शब्द सामने आते हैं। और मुझे लगा कि मेरे दिमाग में जो शब्द आ रहे थे वो समझदारी, ज्ञान, अनुभव, सम्मति, विवेक, विनम्रता, स्थिरता या संतुलन, गंभीरता या गुरुत्व, धैर्य, ऐसे कई शब्द आए। एकदम कोई ऐसा नहीं था कि एक ही शब्द सामने आ जाए, तो कई ऐसे शब्द सामने आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक समय से परे एक उसकी एक गुणवत्ता है इस शब्द की, विजडम की, जिसको मैंने कहा क्वालिटेटिव, अ कोलैबोरेटिव क्वालिटी ऑफ टाइमलेसनेस, बियॉन्ड द इंडिविजुअल, beyond the immediate, beyond the rushed, the urgent, the spontaneous, the here and now. Knowledge that has been tempered and refined, जिसको परिष्कृत किया है हमने, जिसका परीक्षण किया है through shared trials and tribulations of time. मेरे लिए टाइम का एक मसला था कि मैं कोई एक चीज़ अभी नहीं किसी के दिमाग में आया कुछ जिसको हम ज्ञान या नॉलेज कहें, पर विजडम मेरे लिए समय से परे एक ऐसी बात थी। और मुझे लग रहा था उस टाइम वाकई इतना डिसरप्शन था कि सबको लग रहा था हम क्या जिंदगी बदल जाएगी या हम बदल पाएंगे जो जिस तरह के हालात हैं, और शिक्षा में भी और वैसे भी। तो मुझे लगा कि क्या ये जो पूरा इस तरह से अस्त व्यस्त है सब, कैन वी पुट दिस बिहाइंड अस, क्या हम इसका सामना कर सकेंगे, कैन वी ओरिएंट आवर सेंस ऑफ टाइम टू फेस द पास्ट अप फ्रंट, एंड व्हाट डू आवर पास्ट टेल अस अबाउट आवरसेल्व्स, आवर कनेक्ट विद द एनवायरनमेंट, विद एजुकेशन एंड आवर फ्यूचर। मैं कुछ पढ़ूंगी जो लिख रही थी तब कि diverse cultures visualize and embody time in very different ways. We might use metaphors of space. We might speak of flow of time or moving through time. We talk of time passing by, standing still, moving slowly or rapidly, us going through tough times or foreseeing a difficult time ahead. अंग्रेजी में हम अक्सर कहते हैं पास्ट को, जो बीत गया है उसको भी कहते हैं behind us, और फ्यूचर हमारे सामने है। पर इंटरेस्टिंगली Aymara in the Andes speak of the future, the unknown being behind them and the past being which can be seen in front. They point forwards for past events. The Yupno of New Guinea point downhill when talking of bygone events and refer to the future as uphill.
केप यॉर्क पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे समुदाय हैं जो दे पॉइंट ईस्ट व्हेन स्पीकिंग ऑफ अर्लियर इवेंट्स। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने हमें कई बार कहा है कि कल्चरल डिफरेंसेस इन पर्सपेक्टिव्स of time can give interesting insights into thinking about ourselves and others. तो ये कुछ चीजें सोचते हुए मैंने लिखा था कि as I pass through the pandemic and it passes through me, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हुई थी कोविड से और काफी सीरियस अस्पताल में ऑक्सीजन और ये सब कई हफ्ते कुछ वहाँ बीते थे। I look forward to learning from the past. I try to seek solace in redemptive metaphors of wisdom, compassion, and resilience. And I listen to Lal Ded, affectionately called Lalla, the mystic 14th century poet from Kashmir. क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम सोचें कि हमारे परिवार में, हमारे घरों में किसकी बातों को, किसके वचन को, किसके सोच को हम विजडम से जोड़ते हैं। तो मुझे ऐसा ध्यान आया कि हमारे घर में तो कई बार खासकर मेरी मदर इन लॉ वो 104 की उम्र पे गुजरी थी और उस समय भी 100 साल के बाद भी उनका देखना, उनका सुनना बहुत कम हो गया था। पर कभी भी उनको कोई अगर लल देद का पूछता तो वो ऐसी बिल्कुल एक एनिमेटेड सिचुएशन में वो शुरू हो जाती है और लल देद के वाक जिनको तरन्नुम में गाया जाता है वो गाती और रुकती ही नहीं। तो ये मुझे एकदम दिख रहा था कि क्या था वो जिसको इतनी अभिप्रेरणा से कोई व्यक्ति जो वैसे दुनिया से काफी विमुक्त हो गए हैं, बहुत सुन नहीं रहे, दिमाग बहुत एक्टिव है, शरीर उतना नहीं, तो वो क्या है उसमें, वो क्या ऊर्जा है जो उनको मिलती है लल देद से। और वो लल देद की कैसी पोएम्स थी। तो मैंने जब मेरे पास कई लल देद की किताबें थी जिनके कई अनुवाद थे, पर जो मुझे एक बहुत ही छू गया जो अनुवाद वो रंजीत होसकोटे का था। इसलिए भी क्योंकि उसका जो कारण होसकोटे ने दिया था कि वो कहते हैं कि बहुत सुंदर तरह से उन्होंने लिखा है कि मैंने लल देद के साथ 20 साल अप्रेंटिसशिप की है। लल देद 700 साल पहले, होसकोटे अब कह रहे हैं कि मैंने 20 साल उनके साथ अप्रेंटिस की। क्यों? क्योंकि मैं अपनी खोई हुई विरासत को समझना चाह रहा था, मैं उस भाषा को समझना चाह रहा था, क्योंकि उनकी जो समुदाय है कश्मीर से 1000 साल पहले वहाँ से माइग्रेट होके तो वो कोंकण वगैरह ऐसे साउथ वेस्ट इंडिया में बसे थे। तो मुझे बहुत ये बात छुई कि कोई इसको कारण मानकर कहे कि 1000 साल पहले जो मैंने जिस विरासत को छोड़ा है मैं आज उसको समझूं। और फिर 20 साल तक वो लल देद को पढ़ते रहे और फिर जुर्रत की और ये भी कहा कि आज का जो समय है, ये कहा कि एक तो कहा कि उनकी पोएम्स जो है वो दे आर अमंग द पायनियरिंग लिटरेचर ऑफ कश्मीरी एज अ मॉडर्न लैंग्वेज। और कल्चरल रेजोनेंसेस फ्रॉम द लार्जर यूनिवर्स ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लामिक, अरबिक एंड सिख कल्चर्स फ्रॉम स्पेन टू द वेस्ट in Japan, in the East, and this suggests that it is an oral archive that has been kept alive by generations after her. तो वो सिर्फ लल देद नहीं है, वो कितने और लल देद को चाहने वाले और उनसे अपनी बात रखने वाले, उनसे अपनी प्रेरणा लेने वाले। और वो कहते हैं कि ये एक वंशावली की तरह है, एक साझी वंशावली, a contributory lineage through assemblies of reciters, archivists, scribes, जिन्होंने उनकी एजेंसी को, लल देद की एजेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी वॉइस की जो सत्ता थी, उसकी प्रिविलेज ऑफ हर वॉइस को वहां तक पहुंचाया जो कि डिसइनफ्रेंचाइज्ड रहे। तो ये भी, और उनको अब लगा कि आज जो कश्मीर की हालत है, क्योंकि 2019 में हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 के साथ क्या हुआ था,
पहली बार हमारे देश में एक स्टेट को, आज तक मैं उसको यूनियन टेरिटरी नहीं बुला सकती, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, मतलब ये कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। तो इसका क्या सिग्नल हो रहा था, और तब हमें मालूम है जब ये हुआ, मैं 2019 में कश्मीर की कई जगहों पे पॉलिसी के ड्राफ्ट पे चर्चा करती हुई थी, लोगों ने मीटिंग्स रखी थी, कारगिल में, लेह में, श्रीनगर में, यहाँ पर, और मैं कई सालों बाद वहाँ पूरा उस इलाके में लोगों से बातचीत करते हुए आई थी, और तुरंत आते 2 हफ्ते बाद एकदम लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ, इंटरनेट नहीं है कुछ, तो एक तरह से जो वो टोटल एक कैप्टिव पॉपुलेशन कश्मीर की थी। हॉस्कटे का ये कहना था कि मुझे ललदेव में वो शक्ति मिलती है कि हम दोबारा अपनी एनर्जीज को हम रेजिलियंस बना सके, और ललदेव का एक ललदेव की कविता है जो रेजिलियंस पे, तो उन्होंने अपना ये ऑफर किया ट्रांसलेशन एज अ रिसोर्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ द एम्बैटल्ड स्पिरिट, and he said that the ethos of majoritarianism, which is destroying the confluential cultural legacy, और इसकी बात मैं बाद में भी करूँगी, क्या है ये जिसको हम कहते हैं कि ये मिली-जुली संस्कृति, ये legacy, ये विरासत of the region, it lends more expediency to this project, जो उनका project था, of sharing her visionary knowledge, wisdom and resistance in a voice that was close to her orality, जो उनकी मौखिकता थी। तो कुछ पोएम्स हम यहाँ भी दिखाएंगे, कुछ पोएम्स का जिन मैंने चयन किया था, जो मैंने यूज भी किए, कुछ मैं पढ़ती हूँ। रेस्टलेस माइंड, डोंट इन्फेक्ट द हार्ट विद फियर, दैट वायरस इज नॉट फॉर यू, द इन्फिनिट नोज व्हाट यू हंगर फॉर, आस्क हिम टू कैरी यू अक्रॉस। अब वो शब्द वायरस कैसे हॉस्कुटे ने यूज किया है, पर बहुत उस समय के लिए सामने, who sees self as other and other as self, who sees day as night and night as day, whose mind does not dance between opposites, he alone has seen the teacher, who is first among the gods. Thus, over centuries, Lalla has been passionately claimed as their own and deeply revered by communities of diverse faiths, including Hindus and Muslims in the recent past, despite rifts over her legacy between religious monopolists. Born a Hindu Brahmin, she lived around 1301 or 1373 through a turbulent time in Kashmir and deeply influenced its religious and cultural life. The founder of the Rishi order of Kashmiri Sufism, Sheikh Nuruddin Wali, said to be born after her passing is popularly perceived as her spiritual heir and son. Without formal disciples, her popular voice and the transgressive power of her knowledge challenged entrenched traditions of patriarchy and feudalism. She could brazenly admonish priests for their empty rituals or animal sacrifice. जो चमत्कार करने वाले charlatans थे, उनको सवाल उठा सकती थी, और she could magically infuse people's idioms and ideas with the abstract knowledge from different philosophical traditions. So, उनकी कुछ जैसे, it covers your shame, keeps you from shivering. Grass and water are all that the food it asks. Who taught you, priest man, to feed this breathing thing to your thing of stone? तो लिखने का भी जो तरीका है, जिस तरह वो किसी को झाड़ रही है और सवाल पूछ रही है, God is stone, the temple is stone, head to foot all stone. Hey priest man, ऐसे बोलती है. What's the object of your worship? Get your act together, join mind with life breath. I can scatter the battalions of southern clouds, dry the ocean, play the physician to the most lingering fever and cure it, but I cannot knock sense into a fool. अब कैसे जो कि घर में इतनी प्रताड़ित थी, और उनके अपने घर में उनके पति, उनकी सास, उनको कई बार उनको भूखा रखना, she was starved, she was tortured, she was beaten, तो इस तरह की प्रताड़ना सहते हुए भी किस तरह से ये एक कॉन्फिडेंस मिला कि
वो इस तरह से मतलब चल पड़ी और कई सालों तक फिर घर छोड़ के भी अपने वाक सुनाती रही। सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए जो था कि वो कारीगरों की भाषा, artisanal metaphors she would use, and she democratized knowledge. तो endorsing their experience और बहुत philosophical ideas को भी बहुत सहज रूप से प्रस्तुत करा. So at times gentle advice, but often provocative critique, and she would jolt and instigate listeners to liberate themselves from exploitative beliefs through self-learning and the help of a true teacher. So artisans from the laboring caste, jinko social hierarchy में we all know what was the condition, and even today, they were seen as gurus or teachers in her poems, who helped the seeker through the taxing process of spiritual transformation. एक उनका बहुत famous जो एक उनकी कविता है, I, Lalla, set out to bloom like a cotton flower. The cleaner tore me, the carder shredded me to his bow. That gossamer that was I, the spinning woman lifted from her wheel. At the weavers they hung me out on the loom. First the washerman pounded me on his washing stone, scrubbed me with clear soap. Then the tailor measured me piece by piece with his scissors. Only then could I, Lalla, find the road to heaven. तो कैसे वो चाहे एक और वो बाद में ये पूछेगा, खासकर जो उनकी ऑडियंसेस थी, एक तो क्योंकि उनकी जिंदगी से संदर्भ ले लेकर और उनके स्ट्रगल्स भी उसमें सम्मिलित करके वो अपनी सच्ची अपने संघर्ष की बात सामने रख रही है, बहुत ही खुले मन से, खुली आवाज में, जो बहुत कम होता है कि मैं ये सह रही हूँ और उसके सामने रख रही है। और कैसे वो एक कनेक्ट ऑफ नॉलेज एंड एम्पैथी, वो दोनों चीजों को कैसे साथ लेके चलती है। What the books taught me, I practiced. What they didn't teach me, I've taught myself. I've gone into the forest and wrestled with the lion. I didn't get this far by teaching one thing, doing another. It's so much easier to study than act, to philosophize than go looking for the self. Losing the scriptures in the thick fog of my practice, I stumbled on second sight. I pestled my heart in love's mortar. बहुत पीस के वो अपने आप को भी पीस के जिस तरह से बात रखती हैं. I pestled my heart in love's mortar, roasted it and ate it up. I kept my cool, but you can bet I wasn't sure whether I'd live or die. तो इस तरह से अपने दिल को खोल के चीर कर सामने रखना, ये कैसे लोगों को अपनाता था और कैसे लोग उसको अपनाते थे। और फिर इसी के बीच में फिलॉसफी भी रखना, इसके बीच में और कई दर्शन की बातें रखना। ये जो हॉस्कुटे लिख रहे हैं कि जो इनर वॉइस इज सिमिलर टू द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वानिमिटी और उपेक्षा, या पाली में उपेक्षा, के जो 4 ब्रह्म विहार थे, द अवार्ड्स ऑफ परफेक्शन, जो स्टेट्स थे, बीइंग इन द वर्ल्ड एंड बीइंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड, ये जो स्टेट्स थे, इसमें इट सिग्निफाइज एन एम्ब्रेस विद द सेंटिएंट बीइंग्स एंड द यूनिवर्स। और मैं अभी इसी से फिर आगे सोशल लर्निंग पे आऊंगी कि किसको कैसे लोगों ने सोशल लर्निंग को देखा है। तो द अदर 3 states are Maitri, Karuna, compassion, and Mudita, the gift of feeling joy in the joy of others. तो वो आखिर में कह रही है, मतलब आखिर में मैं जो उनकी बात ले रही हूँ, instigating these mindless rituals, Lalla extols compassion and gently giving a hand to yourself and to others. इसी दौरान 1920-21 में कोविड के दौरान कई ऐसे लेख और ऐसे काम आए हैं, ऐसे लोगों के कई बार 10 साल पहले के काम उस समय आए, किन्हीं कारणों से बहुत रिफ्लेक्शन के साथ और किन्हीं कारणों से एक बहुत डीप हिस्ट्री को लेते हुए, जो जैसे एक सितंबर में 2020 में जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्रेबर ने अपने को-ऑथर मित्र आर्कियोलॉजिस्ट वेंग्रो के साथ ही अपनी एक मैग्नम ओपस किताब
द डॉन ऑफ एवरीथिंग, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे ही उन्होंने लिखना खत्म किया, लगभग 10-12 साल की कश्मकश और मेहनत और इतने डिटेल्ड रिसर्चेस के साथ, तो ही सडनली डाइड ऑफ एन अग्रेसिव डिजीज विच वाज सपोज्ड टू बी लिंक्ड टू कोरोना वायरस। मुझे वो एकदम ऐसा सदमा सा लगा था। मैं उसी टाइम हॉस्पिटल से बाहर आके मैं रिकवर कर रही थी, एंड सडनली टू हियर ऑफ दिस पर्सन जिसका हम थोड़ा बहुत पहले जानते थे, आई हैड नॉट सीन दिस बुक बट heard of his movements of we are the 99%, and you know the way he was involved in on the streets also. तो उस किताब को पढ़ा और उसके एंथ्रोपोलॉजिकल और हिस्टोरिकल शोध से completely they contradict the conventional narratives of human progress and learning, and they show how societies have practiced freedom, equality and mutual care for centuries or even millennia. पर हमें जो पहले कहा जाता है, हाँ हंटर गैदरर्स और ये वो होगा, उसके बाद वो गायब हो जाती है बात, और फिर you are accumulating and you are, you know, then it is personal property and things like that. They discard that and they look at detailed studies across the world. They change the questions we ask of history. If history is not defined through sporadic technologies and revolutions like the Stone Age or the Bronze Age or the agricultural or industrial revolution, इस तरह के sporadic कुछ हम revolutions ढूंढते हैं और फिर history की बात करते हैं, they say we see the continual technological and social creativities of human societies. We need to ask our society, is there a positive correlation between women's freedom and the degree of knowledge creation and innovation? वो कहते हैं ऐसे सवाल हमें पूछने होंगे अगर हमें हिस्ट्री को भी अलग नजरिए से देखना है, और जो हमें हमारे सामने है जो एविडेंस, जो प्रमाण, हम उनको भी नहीं देख रहे हैं. He says, how did we lose the ability to freely recreate ourselves? हमने कैसे उस क्षमता को खो दिया है? To freely recreate ourselves by recreating our relations with one another. हम वो कैसा हो गया कि domination got sanctioned as protection. कब हुआ ऐसे समाज में कि domination got sanctioned कि you know, और ये मैं जोड़ रही थी साथ कि brutalizing of wives, bashing of children, spectacles of public torture, जैसे लल्ला ने भी भुगते थे, पब्लिक में मारे जाना, पिटाई होना बुरी तरह, ये कैसे एसेंशियलाइज हुआ, ये कैसे नॉर्मलाइज हुआ, कैसे समाज ने इसको एक्सेप्ट किया? हम पितृसत्ता की बात करते हैं पर ये, या फ्यूडलिज्म की भी बात करते हैं, पर ये हुआ कैसे? क्या हिस्ट्री में हम क्या पाते हैं? तो shifting our lens from notions of domination and domestication. Neolithic ecology can be seen as a science, and I quote, of bending and coaxing, nurturing and cajoling, even tricking the forces of nature for favorable results. और वो कहते हैं, indeed, archaeological figures जिनको goddesses बुलाया गया है, why not scientists? They ask. He says they show women's intimate experimentation. कितना आत्मीय प्रयोग किया है उन्होंने मिट्टी के साथ, with soil and clay, जिसमें उन्होंने घर बनाए हैं, उन्होंने भट्टी बनाई है, इंसुलेशन किया है घरों का, उन्होंने tablets, numerical tablets बनाई है, और also in binding together new forms of relationships between men and women, between people and animals. So what is this? Why have we not looked at the past histories in this way? उसी समय 2020 में there was another book which really interested me in some of the questions that I was looking at, and this book is Humankind. And Bregman points to very interesting. He says it is actually the survival of the friendliest. It is not the survival of the fittest. It is the survival of the friendliest, with humans evolving as the domesticated ape. वो उसको Homo puppy बुलाते हैं. वो कहते हैं कि ये जो smaller bodies, softer infantile faces, rounder skulls, Neanderthals को अगर देखें और इनका देखें, तो it was like a domesticated ape. He says कि how is it that 50,000 years ago
when we actually became weaker and less brainy. Our inventions became more complex. Better stone tools, fishing lines, canoes, cave paintings. How did this happen? How do we understand it? So the focus is on social learning. He says from the time that we have been evolving, he looks at super ability to learn from others as what is that sharply distinguishes us from primates. And they've even looked at things like हमारी आँख की पुतली का जो सफेद भाग है. They say that other primates have colored eyes, but the fact that you can see the gaze, I can follow someone's gaze by looking at the eyes, he says that also contributes to this sharedness. You know, he says that our eyes and our mobile eyebrows, क्योंकि जब हमारे flat हुए हमारी forehead to brow to mobile eyebrows, they are tied to our becoming more social through expressing thoughts and emotions. And कैसे हमको देखकर और सीखते हैं लोग, और कैसे they've now followed even archaeological evidence to see how migrating communities have also learned from others. And empathetic and experiential premise of knowledge. Interestingly, ये भी एक और anthropologist जिनको मैं पढ़ रही थी, Tim Ingold, comes from an education of attention. ध्यान हम किस पर डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं. Not looking at the world from a distance, from the outside. Not seeing it as a globe. जब हम globe को देखते हैं तो बाहर से देखते हैं. वो रही पृथ्वी, वो रहा globe. He says no, not that. Not that distancing. But rather from within. Learning, observing, caring, responding, being immersed in a spherical world. And this, the global image on the other hand, according to him, privileges dominant school knowledge over the knowledge humans have sought from life by actively being part of the environment. Attention, which comes from attendere, is to stretch towards, to listen to wait on, caring and being present for. He says in this process of education, the attentional mind is tuned to work in ecologically rather than cognitive ways. So these are just some ideas that one was grappling with, what people were coming up. I mean, at that time they were also, as I said, very interesting studies. Steven Pinker had done a whole volume on rationality. You know, people in their own fields were going deeper. वो COVID का असर था या lockdown का था या किसका था, but that kind of reflection and that kind of time and that kind of unhurried space and time when we found a lot of such studies coming out, and that was very heartening in a way, inspiring in a way to say that what is it that we are doing and we need to do, and how do we look at knowledge and culture and the interface with education. So we had in the earlier phase of textbooks after 2005, we had made a conscious attempt, at least in some of the textbooks, for the democratizing and rehumanizing of education. The NCERT, in fact, education has been seen as a site of democracy. We all remember Ambedkar और गांधी ने क्या कहा था कि हम वोट तो सबको दे रहे हैं, हम किसी कोई फर्क नहीं कर रहे, वोट मतलब हम दे रहे हैं, वोट सबका अधिकार होगा इस देश में अगर लोकतंत्र बनाना है. तो उस लोकतंत्र को बनाए रखने में, उसकी जिम्मेदारी निभाने में शिक्षा एक अधिकार होगा सबके लिए. But more important, education was a site of associated living. अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डुई से पढ़ा था, वो उनके टीचर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के. एंड जॉन डुई की जो बातें थी एसोसिएटेड लिविंग में, अम्बेडकर ने गांठ बांधकर उसमें जब यहाँ आए थे तो उसी के बारे में बार बार लिखा कि हाँ, मे बी इक्वालिटी, मे बी लिबर्टी, बट व्हाट अबाउट फ्रेटर्निटी. ये कहाँ से आएगी, ये बंधुत्व या मैत्री, ये हमारे समाज में इसके बनने का स्थल, वो साइट, वो स्ट्रगल कहाँ होगी. And that is what education is meant to be, and education has meant to be. For many of us who've been working for education, for democratizing education, education for social justice, and also questioning school knowledge being distant, questioning school knowledge
being articulated in a way कि वो किसी को भी शायद छूती नहीं है, किसी को समझ नहीं आती है, पर वो एक अलग खेल है इम्तिहानों का और नंबरों का और फेल करने का. So we had, through a pedagogy of empathy, and this I had written even when we were writing the textbooks. The textbooks had engaged, NCERT textbooks had engaged with the struggles, knowledge and agency of real life protagonists. Masons, farmers, junk sellers, fish workers, और ये सब हमारे मैथमेटिक्स की किताब में भी थे, जो मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा एक किलर सब्जेक्ट है, घातक विषय है, सबसे ज़्यादा दुनिया में लोगों को ये इस तरह से प्रताड़ित करता है, मतलब फेल तो करता है, बट एक्चुअली फिजिकल सिम्टम्स भी दे देता है कि इट्स लाइक अ मैथ फोबिया, नंबर देख के जो हालत लोगों की दुनिया भर में होती है. तो इसको हम कैसे, और इसको सोचा जाता है तो एक कल्चरल है, इसका क्या संस्कृति से क्या लेना देना, तो इसको भी हमने क्यों, मैंने खासकर अपनी चुनौती समझी कि जो नवसाक्षरों के साथ काम किया था, लिटरेसी कैंपेन्स में किया था, और एक किताब लिखी थी जिंदगी का हिसाब, जो कि लोगों की हर रोज़ की जिंदगी, गणित और हर जिंदगी के हिसाब से हम कैसे समझते हैं, हम क्यों गलत पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ाने के तरीके हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, जो रूल्स हैं, वो उनको काट देते हैं जिंदगी से. हाउ डू वी एंगेज विद एवरीडे नॉलेज एंड पीपल्स एवरीडे नॉलेज, उसको हम फिर टेक्स्ट बुक्स में लेके आए थे. And we did this to diverse contexts of ecology, craft, art, agriculture, entrepreneurship, heritage और even prehistoric paintings. भीमबेटका में एक चैप्टर है, किरण द जंक सेलर, एक हाड़मास की महिला जो पटना में कबाड़ की दुकान चलाती है और अपनी कहानी बता रही है कि क्यों मैथ से वो हमेशा परेशान थी, पर उसको जब किसी ने कहा कि तुम ब्यूटी सैलून शुरू करो, उसने पता किया आसपास, उसने कहा नहीं, मैं कबाड़ की दुकान शुरू करूंगी. बहुत सुनने को मिला कि गंदा है, ये है, वो है, बट इट डिड सो वेल कि उसके पति जो एक ठेला लगाते थे चाय का, वो छोड़ के वो उसके साथ आ गए. और जब हम उससे मिले तो उसने कहा कि और जब टेक्स्ट बुक में उसका चैप्टर आया मैथ्स का, तो उसने कहा मुझे इतने लोग मेरी कबाड़ की दुकान देखने आते हैं. तो ये महिलाएं जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में आई थी, वाकई टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनके बारे में लिखा तो कहा ये कह रही है हम टेक्स्ट बुक हीरोइंस हैं, क्योंकि अब लोग हमारे फुटबॉल मैच देखने आते हैं, हमारी कबाड़ की दुकान देखने आ रहे हैं. और तो ये हमारे लिए एक ये भी संघर्ष था कि जो बच्चे जिनके माँ बाप ये इस तरह का क्या हुनर रखते हैं, ये काम करते हैं, प्रोडक्टिव वर्क में प्रोडक्टिव नॉलेज उनका है, वो कैसे अपनी जिंदगी को और अपने ज्ञान को देखते हैं. तो that's also an important struggle as part of this. And we used a wide range of genres like narratives, folklore, humor, fantasy, autobiographical stories, recipes, travelogues, diaries, letters, birth certificates. ये सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की. और एक चैप्टर ऑन टाइम है जिसमें हमने कल्चरल नोशंस एंड सब्जेक्टिव कंसेप्शंस ऑफ टाइम यूज़ किए थे. और चिल्ड्रन के एस्टिमेशंस, कितना टाइम लगता है आम को पकने के लिए, दही को जमने के लिए, एक बेबी को अपनी माँ के पेट से निकलने के लिए. एंड द नंबर लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द टाइम लाइन ऑफ पेड़ की देवी, रिकॉलिंग हर लाइफ. और इसको भी हमने लिटरेसी के काम के दौरान झारखंड में मिले थे और फिल्म भी किया था. M.K. रायना और मैंने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट किया था. और जब तब मिले थे तो ये she had just lost her husband and her family had declared her a witch. और मुझे अभी तक रोंगटे खड़े होते जब उसको मिले. और she had been stripped naked and dragged on her own field, अपने खेत पर. और पर तब उसको ऑगे वॉलंटियर्स के सपोर्ट से वो पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी और केस लिखा था, और फिर बाद में वो जीती थी वो केस. पर उसकी कहानी जब वो बताती है तो हमने कहा ये टाइम लाइन, यहाँ दिल्ली में टीचर्स ने कहा विचेस की बात करते हो, बिल्कुल नहीं. बच्चे चौथी के बच्चों विचेस, मैंने कहा हैरी पॉटर की किताब खरीदने के लिए तो आप 1 मील लंबी लाइन में खड़े होते हैं, वहाँ की विचेस से आपसे कोई दिक्कत नहीं है. तो जो असली विचेस का करार दिया गया जिनको, और जिन्होंने संघर्ष किया है, पुलिस में गए हैं और केस फाइट किया है, उनसे प्रेरणा नहीं मिलती है. So I'm just saying that it's always been a struggle, it's never easy.
बट लल्ला का पब्लिक टॉर्चर और पेड़की का पब्लिक टॉर्चर भी बार बार हमें याद दिलाता है कि कैसे ये 700 सालों की कहानी नहीं है, ये कैसे आज भी जारी है। और फूड, हाउ मच टाइम जो है? फूड बहुत ही मुश्किल मसला। फूड को आप जानते हैं कैसे पढ़ाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये वो पता नहीं क्या फलाना ढीकना। हमने कहा फूड इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, इट्स अ कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट। कैसे हम ये शुरू से ही क्लास 3 में एनवायरमेंटल स्टडीज में कैसे फूड की बात करेंगे? तो सिलेबस में मैंने लिखा था कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज फूड और इज नॉट फूड। मतलब ऐसी चीजें कि हम आप कुछ ऐसी चीजें लिखो, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने शायद 40 साल 45 साल पहले पहली बार लाल चींटी की चटनी देखी थी या चखी थी, तो 1 सेकेंड लगा था कि चींटी की चटनी खा रहे। तो ये कैसे, मतलब आज भी लोग यक कहते हैं, ये कहते हैं, ये शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए जो किसी का भोजन है। तो हमने जो कहानी लिखी थी, और दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वी हैड टू चेंज, व्हिच आई हैड टू चेंज इन द फर्स्ट सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स वाज फूड के चैप्टर में हमने काली द रैट स्नेक की कहानी लिखी थी, जो ज़ाई वाटेकर ने सच्ची कहानी है उसके बच्चे के स्कूल की, जहाँ काली एक आदिवासी बच्चा है और वो जब उसका फेवरेट टिफिन है फ्राइड दीमक, तली हुई दीमक, और वो स्कूल जाता है, वैसे ही वो एलिनेशन का शिकार है, वैसे ही उसको दूर रखा जा रहा है, वैसे ही उसकी चेहरा वगैरह सब देखकर, पर वो अपना टिफिन नहीं, अपना प्रिय बिल्कुल स्वादिष्ट जो उसको प्रिय टिफिन है वो नहीं खोल सकता है। तो हमने जब ये लिखा, पर एक दिन कहानी में तो कुछ होता है कि एक दिन सांप आ जाता है स्कूल में, सब हवड़ दबड़ हो जाता है, बच्चे यहाँ हो जाते हैं, और काली बड़े आराम से यूं उठा के सांप को फेंक देता है, क्योंकि उसके समाज का, उसके समुदाय का ज्ञान है, उसने देखा है, समझा है, पढ़ा है कि सांप को कैसे आप उठा के फेंक सकते हो, और फिर वो हीरो बन जाता है। पर जब ये लिखा हमने, तो कृष्ण कुमार ने मुझे बुलाया और कहा तमिलनाडु की एक ऑफिशियल टीम आई है और मैंने उनको दिखाया कि हम ये लिख रहे हैं इस तरह की चीज़, और उन्होंने ये देख के कहा कि ये तो बिल्कुल नहीं जा सकता, ये तो पार्लियामेंट में सवाल हो जाएगा, ऐसे किताब में डालेंगे। तो कृष्ण कुमार मेरे पास आए, कहते मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं समझता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं इसमें समझने की क्या बात थी नहीं, पर ये क्या इतना ज़रूरी है हमको ये लिखना इरुला ट्राइब्स के बारे में, और ये तो अब मैंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, अगर इरुला ट्राइब्स के बारे में लिखेंगे तो शायद लोगों को मौका मिलेगा और कहने का कि भाई ये तो बारबेरियंस है, तो ये खाते वो खाते। हम हांगकांग की बात करेंगे, और मैंने अपने हांगकांग के दोस्तों से कहा कि आप प्लीज़ भेजिए कि आपके यहाँ जो स्नैक्स की डिशेस हैं उनके क्या नाम होते हैं, रेसिपीज जो आप होटल में खाते हैं, और उनका हमने दिया कि एक लड़की है हांगकांग में, वो अपनी माँ के साथ जाती है होटल में, ये खाती है स्नैक, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा देखो वो तो अप मार्केट है ना, कोई नहीं कहेगा कि वो हबशी है, वो आदि को ये है वो है, और किसी पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठने वाला। टचवुड अभी तक तो नहीं उठा, पर अब तो ये पूरा विषय जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज है ही नहीं। मतलब 11 साल की उम्र तक पहले 5 साल स्कूल में आप ना साइंस कर रहे हैं ना सोशल स्टडीज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज वाज सपोज्ड टू बी एन इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, देन इट वाज द ओनली interdisciplinary, actually the only in the whole syllabus it was the only interdisciplinary course that we had attempted, जो actually डिसिप्लिन्स को, पानी की बात कर रहे हो, फूड की बात कर रहे हो, तो कैसे साइंस और सोशल स्टडीज को। और इनकी जो ड्राफ्ट बना एनसीईआरटी में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इसमें हमारे टीचर्स नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो सोशल डिस्कशंस नहीं। कैन यू बिलीव इट, अ ड्राफ्ट सेइंग दैट आवर टीचर्स कांट डू सोशल डिस्कशंस अराउंड ईवीएस, इसलिए हम पूरा विषय हटा रहे हैं। तब साइंस भी करने की जरूरत नहीं और सामाजिक अध्ययन भी नहीं कर। सो ये हमारा एनसीएफ कह रहा है। सो दिस वाज समथिंग दैट, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं भी किताब पढ़ रही थी अमित चौधरी की ऑन बीइंग इंडियन, कैसे है उनका ऑन बीइंग इंडियन, और वहाँ वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये, और यू नो पीपल हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस
secularism or secular spirituality or what is it. But he gave this example and which is true. He says कि जब ये 2019 में बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे within inverted commas, ट्रिपल तलाक ये वो CA का सवाल उठ रहा था, तो उस टाइम पर एक डिलीवरी बॉय किसी को खाना देने गया तो उसने वापस भेज दिया और उसका मैसेज उन्होंने लिखा है कि उसने जो लिखा कि आपने एक नॉन हिंदू ऐसा भेजा है मुझे खाना लेके और मैं कैंसिल नहीं करेंगे, रिफंड मत करिए पर कैंसिल कर दीजिए, ये बिल्कुल मुझे मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आपने क्या भेजा है मुझे। तो जोमेटो का जो इसमें ट्वीट आया था उसमें उन्होंने लिखा कि फूड हैज़ नो रिलीजन, फूड इज रिलीजन। तो अमित चौधरी पूछ रहे हैं कि ये क्या मतलब है, हम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं ग्रामशी के लेगेसी से, क्या मतलब है कि एक इंसान जब इस तरह से जवाब दे सके और कहे फूड इज रिलीजन। हमें इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझना है अपने आसपास, क्योंकि जिस तरह के नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं, मैंने मध्य प्रदेश में बहुत साल काम किया है होशंगाबाद विज्ञान, और जब मैं तीन मूर्ति में भी थी तो वहाँ रहकर भोपाल में एकलव्य के साथ ये सब, और हम ऐसी बातें कि हम फूड की बात करेंगे तो हंगर की भी करेंगे, वहाँ के सामाजिक अध्ययन में, वहाँ के साइंस में, इस तरह से हमने काम किया था। पर मैं जिस दिन आपको मालूम है नई सरकार बनी है तो पहले ही नियम बन गया है कि अंडे और मीट बाहर नहीं बेचे जाएंगे। मुझे याद है बहुत देर पहले नहीं, मेरी 40 साल पहले या लेट 70s में हमको अंडे नहीं मिलते थे होशंगाबाद, और हम जो वर्कशॉप्स करते थे इतनी भूख लगती थी, इतनी वो होता था, तो हम ढूंढते थे कि कहीं उबले हुए अंडे मिले, और दूर दूर तक जाना पड़ता था, स्टेशन यहाँ वहाँ नहीं मिलते थे। और फिर इन सालों में हमने देखा है कि अब सब जगह मिल जाते हैं उबले अंडे, आपको कहीं भी ठेले पे। ये अब अंडे और मीट बैन करना का बहुत स्पष्ट मकसद है और बहुत स्पष्ट सिग्नल है, हमें मालूम है। तो फूड को कैसे यूज किया जा रहा है। और कर्नाटका पोजीशन पेपर्स, कर्नाटका SCRT के वेबसाइट पे उन्होंने पोजीशन पेपर्स निकाले थे जब पहली गवर्नमेंट थी, और पोजीशन पेपर्स में ऐसी वाहियात चीज़ें लिखी हुई कि विश्वास नहीं होता कि वो SCRT का वेबसाइट है। पोजीशन पेपर में लिखा हुआ, और किसी और एक्सपर्ट से, तो किसी विम्हांस के कोई प्रोफेसर कह रहे हैं कि द इंडियन बॉडी इज नॉट मेड फॉर non-vegetarian food. The Indian body will get lifelong disorders if we have non-vegetarian, especially if we give eggs to children in the midday meal. मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी कि हम हैरान हैं कि ये कौन सा एक्सपर्ट नॉलेज है। और भी बहुत वाहियात चीज़ें, पर और वहाँ उस स्टेट में तो ये पूरा एक कंटेस्टेड फूड को लेकर, मिड डे मील को लेकर एक कंटेस्टेड सवाल रहा है, क्योंकि इस्कॉन की जो अक्षय पात्र है NGO, वो 20,000 शायद स्कूलों में मिड डे मील देते हैं, और वो अदरक लहसुन प्याज भी नहीं देते, और वो ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज में बच्चे खाते नहीं है खाना। वो उनको लगता है कि ये क्या ब्लैंड, ये क्या अजीब सा खाना आप हमें खिला रहे हो, आप हम पे थोप रहे हो, तो बच्चे खाते नहीं। तो टिस के रिसर्चर्स ने सवाल उठाया था कि इसका क्या मतलब है। इस इलाके में उन्होंने कहा 85% are non-vegetarian, eat non-vegetarian food. They have their own cultural ways of looking at food and eating food. And how can we accept a corporate body coming and using its own criteria कि उनके लिए food क्या, और थोपा जा रहा है इन पे कि इनके न्यूट्रिशन के लिए दे रहे हैं ना, पर वो खा ही नहीं रहे, क्या मतलब है इसका। So these questions have been asked again and again, and even when midday meal को लेकर, क्योंकि it came as a Supreme Court order, मिनिस्ट्री से नहीं आया था जब ये पहली बार आया था, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर था राइट टू फूड के अंदर। और जब कुछ स्टेट्स ने सवाल उठाया कि नहीं हमारे टीचर्स का टाइम वेस्ट हो जाता है परोसने में, जबकि केरला 50 साल से 40 साल से इतना बढ़िया कार्यक्रम चलाते हैं, पर नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत दिक्कत आ गई, टीचर्स को बहुत दिक्कत आ गई, कैसे खाएंगे। तो द Supreme Court had said that for the social fabric of democracy,
It is important to recognize this is not just nutrition, but this is children eating together. In their lives, they might not ever get a platform where they eat together. So ये अभी तक हमारा लॉ और हमारा डेमोक्रेसी का जो एक समझ है, एक मैंडेट है, वो कैसे इन चीज़ों को बार बार हमें याद कराता है, याद दिलाता है. पर आज के माहौल में आपको मालूम है क्या हो रहा है. तो the last section I want to look at is whose cultures, whose knowledges and shared across boundaries of space and time. वो sharing कैसी होती है. मैं कुछ रोमिला थापर के कुछ सवालों से शुरू कर रही हूँ. एक तो वो कहती है education is a major factor in the process of creating cultures and knowledge. Are we selecting our heritage to define our culture? What do we select and what do we reject and why? Do we weave in the context essential to what we call culture? सिर्फ एक चीज़, एक monument, एक artifact, एक कुछ नहीं, हम उसके context को कैसे देखते हैं? हमारे लिए वो ज़रूरी है. We know only that which has survived, dependent on the patronage of those who cultivated that heritage. What might have been the forms that have not survived, and why? Culture is not only interwoven with history, but is also dependent on the history that we carry in our minds. Cultures can be real or imagined patterns of living, representing aspirations and agency of a struggle. And we have not always looked at these cultures of inequity or cultures of disenfranchisement. Idioms of culture have resisted domination and subordination. The more unpredictable aspects of culture are when they intersect, and these need to be studied more. वो एक example देती है कि these aspects of cultures intersecting is not casually, should not be casually treated as influence. सब अक्सर सुनते हैं इसका influence था, उसका influence था उस culture पे. She says no. She says, for instance, in seeking the context of Qutub Minar as a cultural monument, different aspects of knowledge creation and cultural relationships open up, changing the cultural understanding of the monument. For instance, the inner walls carry inscriptions in Sanskrit, recording the repeated repairs after the monument was struck by lightning. So, कई बार उसका जिक्र है. The masons are likely to have come from the same community of craft persons who originally constructed it. The inscriptions and names of workmen, including stone cutters, suggest members of the lower caste and make an impressive statement of professional pride and confidence in being in control of its repair and maintenance. अपना नाम लिख रहे हो, दर्ज कर रहे हो वहाँ पर, लिख रहे हैं, तो वो unhesitatingly identified their culture and their deity, Vishwakarma, on the monument, linked to a patronage of different social and religious practices. So were they all that different? Did they feel that attributing the success of renovation to their deity made other deities less significant? Why did the craftspersons record their work? To acquire status, knowing that it would be read by posterity, or to make a statement favorable to their profession? What might have been their conversations as they sat doing their work? वो कहती हैं उनको लगा कभी कि ये क्योंकि the minar was built in the space where a temple had been, a mosque had been constructed over the temple, तो उनको कभी उनके मन में क्या बीता होगा? क्या did they ever question these, think about these, or is it that we are looking at it obviously through very different lenses today? And she says that the Quranic verses on the outer surface are in the Arabic script. वो भी सभी को नहीं आती थी यहाँ, तो कुछ लोग क्या खास आए थे सिर्फ वो बनाने के लिए, बाद में उसकी इंग्रेविंग यहाँ के लोगों ने की होगी. So what is this? She dedicates his book, recent book, to all the stone masons, sculptors, quarry workers, engravers, scribes, engineers and laborers who collectively created and preserved the magnificent pillars with Ashoka's words for us. ऐसे डेडिकेशंस भी हमें बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हम किसकी नॉलेज, किसका कल्चर और कैसे उसको देख रहे हैं. His attempt in creating
a collective identity, Ashoka's attempt in creating a collective identity of people in often antagonistic communities was through samavaya, fellowship and interaction. To meet, listen to, converse with one another, to learn from others, to educate oneself in the dharma of others, which Olivelle calls something like a civil religion. लोगों ने अलग-अलग नाम से देखा है, secular spirituality, civil religion, ecumenist ways of thinking. The amazing journey of the pillars through time offers insights on cultural histories, knowledges, through sharing, interruptions, misreadings, borrowings, theft, and being used for new purposes. और ये I was reading in another book कि 1356 में जब दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकार करते हुए ऐसी एक इमारत देखी 40 फीट हाई मीनार, इतना सुंदर सैंडस्टोन से इतना स्किलफुली बना हुआ, छूने में भी इतना मुलायम, तो उनको लगा कि इससे क्या किया जाए. Pillars are not part of his culture, and so what should he do? Are they supposed to be demolished to show that who is the ruler, or what do you do? So Martin Buchner writes about this and says that the massive project, it's fascinating to read the details. I'd like to read more. The massive project is in which hundreds of workers actually brought it to Kotla. Itself a major technological operation. कैसा एक कैरेज बनाया गया जिसमें इतना बड़ा 40 फुट बिना डैमेज किए वो यहाँ लाया जाए. बट व्हाट वाज रिटन किसी को मालूम नहीं था. 16 साल पहले लिखा गया था, ये भी मालूम नहीं था. सो द इंटेंसली पर्सनल टोन ऑफ अशोका जब उसकी पढ़ी गई है एडिक्ट्स, खासकर पिलर्स पे भी, दे एक्सप्रेस रिमोर्स. दे डायरेक्टली स्पीक टू हिज पीपल, वांटिंग टू चेंज हार्ट्स एंड माइंड्स फॉर न्यू वेज ऑफ लिविंग. कहते हैं लिखने वाले कि ये पहले ऐसे राजा हैं जो एक्चुअली अपोलोजाइज कर रहे हैं, एक्चुअली कह रहे हैं कि मैंने जिस तरह का नुकसान किया है, जिस तरह की युद्ध में जो मैंने किया है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ. एंड I'm thinking of this personal note and this remorse and this emotion also with the way Lalla talks. I mean, she talks about her personal struggle. I mean, is it that these are ways in which you connect with people? And then, he got this idea of a pillar. Perhaps they say he found that rock edicts were not enough. लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे. Pillar is something spectacular. And he got this idea from Greece and Persia on how to do this. And he used different scripts. जहाँ ग्रीक स्क्रिप्ट भी यूज किया है, कहीं कोई और स्क्रिप्ट यूज किया है, and mandated that these be read aloud on certain days by officials. So through new exchange networks, he also, of course, we know that advocated across boundaries of space and time these ideas, these Buddhist ideas of dharma, which was not religion, which was really this way of living together, thinking together, learning from each other, and listening to others. क्योंकि उस समय बहुसुता जिसने बहुत कुछ सुना है, much heard, was also supposed to be much learned because learning was also through listening. But these things I just wanted to bring up because this exchange of knowledge is fascinating. I mean, I went to Kargil during the war. That was a बिल्कुल अलग मंजर था. It was like a ghost town. I happened to be there and saw and was rocked by the AK-47s and the bombs at night. And but also when I went again now in 2019, वहाँ मैंने देखा कि एक जिनके साथ मैंने कश्मीर की टेक्स्ट बुक्स पे काम किया था, उनके ग्रैंडफादर ट्रेडर थे सिल्क रूट पे. तो उनका एक वेयर हाउस था जो पार्टीशन के बाद फिर वो बंद हो गया था. तो उन्होंने अपना एक फैमिली एक म्यूजियम बनाया है वहाँ पर. एंड ऐसी मतलब हर चीज़ को देख कर ना दिमाग कहाँ कहाँ जाता है. मतलब एक माचिस की डिबिया जो जर्मनी से आई है, कोई और चीज़ जो कहाँ से आई है, मतलब दुनिया वहाँ समाई हुई है उन चीज़ों में. एंड यू थिंक कि कारगिल तो बहुत रिमोट इलाका कहा जा रहा है आजकल, है ना, रिमोट इलाका है कारगिल. और लद्दाख में भी the Buddhists are sort of have a
have a dominating voice over the Muslims of Kargil. So religion is playing out even there. And Kargil में अपनी एक उनकी अपनी विरासत को इकट्ठा करके अपनी विरासत को समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको लगता है कि there is subordination or domination, the need to understand your own heritage, your own culture also becomes important. So these little things there, I mean, I have found, and today I'm saying this because we know that textbooks will not be doing the kinds of things we are thinking of, but what are the other spaces? The Mumbai Museum had contacted me, sent me their catalogues in the last couple of years. I sat and worked with master students of Kavita Singh. Unfortunately, we lost her in JNU, of museum studies and art. Just looking at this, how do we look at these stories? How do we look at these objects from different disciplines? Because that's what we had done. Sirf history nahi. You look at it from various lenses, and what does it tell you? And that is a major task and a major challenge that we need to take up. I found the Amritsar Museum of Partition very moving. Very moving. Probably one museum in India which I find, normally museums are intimidating, उनकी भाषा उनका, जिसमें वो educate आपको करते हैं वो इतना intimidating होता है ना, उसकी भाषा भी कोई नहीं समझता, हम लोग भी नहीं समझते जो कि supposed to be academics, तो कौन समझेगा? So it's, you know, literally bombards you with that, जैसे हमारी textbooks आखिर करती हैं. तो Amritsar Museum does not do that. I've seen the Holocaust Museum, I've seen the Museum of Apartheid. I found some of these museums very, very educative, thought-provoking, and moving. So I think that we should also, when we work in different areas of communication, and IPTA जैसी संस्थाएं जो कम्युनिकेशन और थिएटर और लोगों की जिंदगियां और संघर्ष और म्यूजिक, ये सारी चीज़ें हमारी समझ को और ज़्यादा पुख्ता करती है. And we don't realize that. That's why even the way we write or the way we present, हमने textbooks में बहुत चित्र खोज के वो आर्टिस्ट को ढूंढा था. NCERT ने जो आर्टिस्ट मुझे दिया, मुझे रिजेक्ट करना पड़ा. मुझे अपने आप कुछ आर्टिस्ट को ढूंढना पड़ा जिनमें वो सेंसिबिलिटीज़ थी कि कैसे वो एक विजुअल टेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं और ये इलस्ट्रेशंस नहीं हैं. तो वी नीड टू डू मोर ऑफ दैट, एंड आई होप वी विल टुगेदर प्रिवेल. थैंक यू. कॉलेज का ये जो वे है, इसी से ये इतनी बड़ी सत्ता डरती है. इस तरीके से पढ़ाने से, इस तरीके से बात करने से इनको समस्या है. इसीलिए पिछले 2 साल में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, 12, 14, 15, 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं उनको आउट किया है. और ख़ास तौर पे जिनके ऊपर थोड़ा ये है कि लेफ्ट है, वो जो आए हैं किसी ने एक भी दिन नहीं पढ़ाया है. और पिछले 2 साल का फेसबुक प्रोफाइल उनका ये है. आज उज्जैन महाकाल में खड़े हैं, परसों फलाने भाई साहब के पैर छू रहे हैं. 2 महीने पहले वो साउथ के बालाजी मंदिर में थे. 3 महीने पहले सरस्वती पत्रिका भेंट कर रहे थे. उनके 2-3 साल के प्रोफाइल ये. नॉलेज का ये जो तरीका है, मैं तो अपने आप में इतना खुश हो रहा था कि भाई मैडम के साथ मन साझा, और ये खुशी 4 गुना बढ़ गई है. इतना ये ज्ञानवर्धक, जानकारी बढ़ाने वाला और एक उम्मीद जगाने वाला हमें ये लेक्चर और ये व्याख्यान हमें सुनने को मिला. हम आपका धन्यवाद करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आप जब बात कर रही थी, बार बार मुझे श्यामाचरण दुबे याद आ रहे थे. उनकी किताबें याद आ रही थी. कल्चर को उन्होंने किस तरीके से रखा है, लगातार वो चीज़ चल रही थी. और NCERT में पहले वो किताब लगी भी थी, अब पता नहीं है कि नहीं है, समाज को समझने की ओर, सोशियोलॉजी में. तो वो किताब कहीं से मुझे मिली और मैंने उसकी काफ़ी सारी कॉपी करा के बांटी थी. समाज को समझने की ओर 1989 की NCERT 11th क्लास की. और बड़े अच्छे तरीके से, जैसे आपने बताया, वो चीज़ें बता रही हैं. लेकिन उस तरह की चीज़ें अब नहीं है. तो जब क्लास में बताते हैं, बच्चे पूछते कल्चर, जैसे खुद मैंने अपनी बेटी का कहा, वो जा रही है तो उसको कल्चर क्या बताया गया, ये जो सब चल रहा है, ये जो कर रहे हैं ना ABVP वाले, सब कल्चर है. फिर बताना पड़ता है कि संस्कृति क्या है,
तब एक दिमाग खुलती है कि सब तो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, संस्कृति तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो काली का आपने जिक्र किया कि उसके पास कल्चरल नॉलेज थी सांप को उठाकर फेंक देने की, तो ये जो कल्चरल नॉलेज है यही टारगेट पर है कि कल्चरल नॉलेज की बजाय नॉलेज हो जो वो तय कर दे, जो वो तय कर दे भारत क्या है और भारत के लोग क्या हैं, भारत का इतिहास क्या है, वो तय कर दे और उसको जनता मानकर चले, अलग से कुछ ना सोचे, अलग से कोई थॉट ना बनाए। मैं आगे बात रखूं उससे पहले अगर आप में से सवाल करना चाहें, सवाल की बात आई थी बाद में कोई, क्योंकि आजकल सवाल करना ना बड़ा कठिन काम है, सवाल नहीं के अनुमोदन है, ठीक। आप में से जो सवाल करना चाहें सवाल आमंत्रित हैं, आप बात कर सकते हैं, सवाल रख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। Yeah, I'm Pavitra from NIPA. I'm doing PhD there on policy student achievement. So thank you so much for this excellent talk. And मैं जब भी सुनता हूँ, आपको बहुत दिनों से मैं सुनते ही आ रहा हूँ, तो लगता है मुझे कि मैं और ये ज्ञान मतलब आपसे लूँ। बट मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस तो आता रहता है, बट एक क्वेश्चंस मैं देख रहा था कि थ्रू द सोशल पर्सपेक्टिव्स कि एक समाज में एजुकेशन सिस्टम को कौन चला रहा है, कि हाउ द कल्चरल हेजिमनी इज वर्किंग एंड हाउ द कल्चरल हेजिमनी इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल एंड हु आर दैट पीपल, हु आर दे, जो कि एक सपोज मैं याद करूंगा पाउलो फ्रेरी को, एक एजुकेशन सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम बना दी, अभी वही मोड पे आ गए, मतलब एक बैंकिंग सिस्टम बना दी कि एक थिंक टैंक को खत्म करना चाह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स के नाम पे थिंक टैंक को खत्म कर रहे हैं। तो हाउ डू यू थिंक दैट एंड व्हाट यू थिंक ऑन दैट कल्चरल हेजिमनी एंड हाउ दैट आर प्लेइंग रोल इन एजुकेशन? थैंक यू। Can I have some more questions? कोई और साथी पूछना चाहें, वो ऐसा लगे कि एक सवाल में या दो सवाल में एक जवाब दिया जा सके, तो आप और अपने अनुभव से कुछ जोड़ना चाहिए। मैं एक्चुअली बच्चों के साथ काफ़ी काम किया है, तो स्ट्रक्चरल है, जैसे कि मान लीजिए द वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम इन एजुकेशन, मूर्ख बच्चे बैठे हैं और टीचर बताते रहेंगे, वो उनको सुनना है, इस स्ट्रक्चर में काम करना है, मतलब एजेंसी का अभाव स्ट्रक्चरली है। उसको हमने बहुत कोशिश की नाटक के ज़रिए, गायन के ज़रिए, कि हम और रास्ता खोल सकते हैं या नहीं, हम अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन सीमित तो है ही। आपने भी होशंगाबाद में, लेकिन कहाँ तक पहुँचे हैं और उसका संभावना कहाँ तक किस तरह से दिख रहा है, संस्कृति के ऊपर मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। जिस तरह का चिंतन है कि कल्चरल हेजिमनी जो हम देख रहे हैं, और सही भी है, आप लोग शायद मुझसे भी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे देख रहे हैं कि किस तरह से एक सोच को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, बल्कि किताबें तो बहुत कम शायद पढ़ भी रहे होंगे लोग, तो क्या है वो, और सोशल मीडिया, और ख़ासकर मतलब मैंने इस पर भी अब काम शुरू किया था और किया है कि ये जो टेक्नोलॉजीज खासकर एल्गोरिथम्स की हैं, खासकर ये इको चेम्बर्स की हैं, खासकर आपको जो आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, बस उसी में आपको वही बार बार वही मिलता है, जो इसके एनालिटिक्स जिसके बारे में दुनिया भर में अब चिंता है। सो हमने उसमें अब कैसे उसमें हम अपना काम रखेंगे, उसको कैसे समझेंगे। मैंने देखा है कि हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स कुछ यहाँ है, जब मैं बात भी करती थी इस तरह के टेक्नोलॉजीज में, आपके फ़ोन में ऐप्स है, आप देख रहे हो कि आपने क्या परमिशंस दिए हैं इसको, आप देख रहे हो कि आपकी निजता पर क्या असर है, प्रिवेसी का क्या मतलब है, बिल्कुल नहीं। और जितनी भी कोई सब पढ़े लिखे इतने लोग, मगर जितनी भी बहुत अजूबा चीज़ है उसको और ज़्यादा झट से फॉरवर्ड करना, क्योंकि वो एक साइकोलॉजी है, मतलब वो दुनिया भर में अब लोग देख रहे हैं, दैट गिव्स यू अ किक, दैट गिव्स यू अ हाई, जितनी वियर्ड चीज़ है, एंड यू डोंट वांट टू चेक कि वो सही है या नहीं।
सो ये जो एक सोशल मीडिया का और इस तरह के बबल चेम्बर्स एंड इको चेम्बर्स में हम हो रहे हैं, तो ये जो हेजेमनी है इसको कैसे हम टैकल करेंगे? इट इज really the need of the hour to understand these things and talk. It's true that many of these technologies are there in many hands. But Delhi government को जब सवाल उठाते हैं लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि आप अभी देखिए, आज भी 2 दिन पहले पेपर में आया कि पूरे प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं कि माँ बाप को लाइव ब्रॉडकास्ट क्लासरूम का उनके फोन पे दिया जाएगा। इस पे कोर्ट केस चल रहा था पर वो खारिज कर दिया गया। Because Delhi government, Mr. Kejriwal says, our children do nothing private in schools. उनकी ये समझ है privacy की, या ये वो बताना चाहते हैं। So I'm just saying कि there are many communication agencies, avenues which we need to look at, जो हमने गहराई से देखा नहीं है, और कैसे young people के साथ संवाद बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब young people के साथ मैंने उस JNK में जो जहाँ पूरी तरह से बच्चे 14 साल वायलेंस में दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम बच्चे वायलेंस में पल रहे थे, वहाँ भी जब वर्कशॉप्स की तो आई रियलाइज चिल्ड्रन रियली कैन हैव अ सर्टेन एम्पैथी व्हिच दे कैन प्लेस, दे कैन अंडरस्टैंड द अदर सिचुएशन बहुत जल्दी। और हमने उस तरह का काम अगर करना है कि इनके सवाल उठाएं, कैसे ये चीज़ें फैल रही हैं, क्या नैरेटिव्स कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। और केरल में तो मैंने बात की है इसके बारे में, वी रिटन अ नोट उनके स्टेट प्लानिंग बोर्ड में दैट हाउ टू रन कोर्सेज लाइक दिस, हाउ टू रन अ करिकुलर कोर्स लाइक दैट, जिसमें कई चीज़ें आप देखेंगे। तो आपने भी जो कहा कि थिएटर, यस ऑफ कोर्स, हमारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में थिएटर एंड एजुकेशन इज क्रूशल बिकॉज इट्स नॉट जस्ट परफॉर्मेंस, it's actually trying to understand others, is also trying to question, मतलब different techniques जिसमें आप फोरम थिएटर करते हैं, आप रज़िया सुल्तान से बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये निर्णय क्यों लिया या ऐसे क्यों नहीं लिया। तो you can cut across, transcend space and time and the potential of that kind of a theater of different lives and different but it's true। अब आप देखिए टीचर एजुकेशन का वही कोर्स ये लोग बंद करना चाह रहे हैं, एक नया कोर्स ला रहे हैं जिसमें पहले साल से ही अंडरस्टैंडिंग द ईथोस ऑफ इंडिया, द नॉलेज ऑफ इंडिया, नॉलेज नॉट नॉलेजेस। तो इसलिए ये चैलेंज हमारे सामने है सब तरह से। मूवी पढ़ रहा था क्योंकि छोरी, और उसमें जो पूरा शब्द जाति और शाम खाने और भोजन को लेकर अभी अगर हम अपने दिल्ली शहर में ही देखने लगे तो कितनी सारी विविधताएं दिखाई देती हैं। जहाँ पे मीट में भी बहुत ही वैसा मीट जो है गुर्दे को पूरे बहुत गरीब बस्तियों में आपको बिकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है जिसके अंदर प्योरिटी है, जो प्योरिटी और शुद्धता की जो बात की जाती है, और लेकिन उसमें हम चलिए मतलब मैं देखिए वेजिटेरियन हूँ, मैं ये बात आपके सामने रख के बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, ये उसकी अपनी चॉइसेस है, उसका अपना कल्चर है, और हम सब लोग इसके बीच में से पले बड़े हैं। लेकिन ये अचानक से जो इतनी सारी चीजें जो हैं, इतनी सारी नफरत के साथ पैदा की जा रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाके क्या पहुंचना चाहते हैं हम इसके माध्यम से। और इसमें खौफ बन रहा है दिन प्रतिदिन, जो मुझे लगता है कि खाना एक एक्सपीरियंस की चीज़ है, एक टेस्ट की चीज़ है, आपकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये तो बहुत गहरी है, इसका इतिहास भी है। हमें शायद जैसे मैंने कहा कि इस तरह के जो संवाद जो बनाया जा रहा है, जो लोग अब पीपल डोंट रियलाइज, मतलब हम G20 में सिर्फ वेजिटेरियन सर्व करेंगे, हम सिर्फ बार्ले या रागी या कुछ ऐसा देंगे, तो इंडियन वेजिटेरियन है, हम 72% लोग नॉन वेजिटेरियन है, मेजॉरिटी है। कश्मीर में शिव की पूजा होती है मीट के कई व्यंजन बना के, तो लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण मीट खाते हैं, अरे देश भर में कितने। सो दीज आर मिथ्स दैट हैव बीन प्रोपगेटेड एंड नाउ and we know that it's tied to caste, we know it's tied, these notions of purity are tied to othering। अब तो ये othering जो है divisive है ना, ये तो actually hate पैदा करने का othering है। So we
we have to take it up much more strongly. But find ways of how do we do that? How do we reach out to people, to young minds, to people who are engaging with these ideas? And what is it that actually people accept and how? शायद इस पूरी कवायद में एक चीज़ थोड़ा मिसिंग आउट हो रहा है जिसका कि दुरुपयोग किया जा रहा है, वो ये है कि हम कल्चर और धार्मिक परंपराओं के बीच के अंतर को बहुत स्पष्टता से नहीं रख पा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उन्माद की प्रक्रिया में कुछ धार्मिक परंपराओं को ही समूचे संस्कृति के तौर पे पेश करने की कोशिश की जाती है, जो संस्कृति की परिभाषा और संस्कृति के पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उससे बिल्कुल मतलब उसके खिलाफ है बात ये बिल्कुल। एक तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम ये बता पाएँ कि भाई केवल धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज या पूजा पाठ करने का तरीका पूरी संस्कृति नहीं हो रही, उसके बाकी आयाम भी क्या हैं और कैसे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा मेरा सवाल पर्टिकुलरली अनीता जी से ये है कि दो सवाल हैं इनफैक्ट। पहला तो ये कि आप सोशल लर्निंग को रिलीजियस और मेथोलॉजिकल लर्निंग से अलग कैसे करने की कोशिश करेंगे, उसको कैसे करना चाहिए। और दूसरा सवाल, क्योंकि आप लगता है इसलिए आपसे वो है हम सबके लिए ही, कि आपने संवाद करने की बात की, जब हालात इतने उन्माद के हैं कि जब लोग कहते हैं कि चाहे 1000 गुना महंगाई बढ़ जाए हमें उसके ऊपर कोई तर्क नहीं चाहिए, मिस्टर मोदी ही सबसे ठीक है, महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए हम खुद को बेच लेंगे लेकिन उनको ही लाएंगे। और या कहें कि अच्छा ये क्या नाम लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लीव देने की बात जो है इसलिए ठीक है कि स्मृति ईरानी ने कह दिया है। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में मतलब पहले तो क्या ये हमारी असफलता नहीं है कि हम जो अपने आप को प्रगतिशील समझते हैं उन्होंने शायद सही समय पे हस्तक्षेप ना किया और वो इतने कामयाब हुए कि धर्म का नशा इस हद तक पिला दिया गया। और दूसरा ये कि क्या अब इस हालात में संवाद की गुंजाइश को कैसे देखा जाना चाहिए। पुनः फिर से श्यामा चरण दुबे को याद करते हुए उनकी जो किताब है रखी जानी चाहिए, उनकी किसी और किताब में भी हो पाएगी। वो जो बताते हैं कि संस्कृति एक ऐसी बड़ी अवधारणा है कि वो हमारे सुबह जगने से लेकर रात सोने तक, जीने से लेकर मरने तक हम जितने भी काम करते हैं सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। आज की तारीख में जो कहा जा रहा है केवल ये धर्म, तीज, त्योहार, ये उसका एक चिन्ह सा पार्ट है। जब वो संस्कृति को डिफाइन करते हैं, मैं फटाफट बता दूं, क्लास में बताता हूं तो उसको फटाक से समराइज कर दूं कि वो बताते हैं कि संस्कृति पूरी दुनिया के मनुष्यों की साझी संस्कृति है। एक जब हम कहते हैं सामाजिक संस्कृति है तो सामाजिक का मतलब है वो जो पूरी डाइवर्सिटी है वो सारी आ जाती है संस्कृति में। दुनिया के एक हिस्से में कोई आविष्कार होता है तुरंत दूसरी जगह पहुंचता है, हमारी आपकी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। तो कोई संस्कृति ये नहीं कह सकती कि हम विशिष्ट हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वो राल्फ लिंटन के माध्यम से एक गर्वीले अमेरिकी का जिक्र करते हैं कि वो सुबह उठ के कहता है कि आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन, और फिर वो उसको डिफाइन करते हैं कि जिस बिस्तर में वो उठा है वो बिस्तर जो है मिडिल ईस्ट का बना हुआ है, जिस पजामे को पहन के, कॉटन को पहन के वो जगह है वो भारत से गया है, जिस मक्खन को वो खाता है वो एशिया माइनर से गया है, कॉफी पीता है वो अफ्रीका से गई है, कांटे चम्मच से खाता है वो ग्रीक वालों ने तैयार किया है, और वो चीनी मिट्टी का बर्तन यूज करता नाम से जाहिर है चीन का है, अखबार पढ़ता है उसको चाइनीज ने। इस तरह से पूरी लिस्ट है उसके सुबह से लेकर दोपहर तक, कोई भी चीज उसकी नहीं है। और अंत में जो नाम अमेरिका वो भी उसका नहीं है, वो एक इटालियन जो ज्योग्राफर था उसके नाम पे है। अमेरिका के नाम पे क्या है आपका? कुछ नहीं, वो गर्व कर रहा है। तो पूरी दुनिया की संस्कृति एक दूसरे को समृद्ध करती है, मजबूत करती है।
संस्कृति के 3 काम उन्होंने महत्वपूर्ण बताए हैं, मैं फटाफट बताता हूँ। पहला काम, सांस्कृतिक ज्ञान के जरिए, वो चाहे लिखित में हो चाहे वो ओरल हो, सांस्कृतिक ज्ञान के जरिए मनुष्य प्रकृति को जानता है, जैसे काली ने जाना, अपने प्रकृति को जानता है। दूसरा, सांस्कृतिक ज्ञान के जरिए, संस्कृति के जरिए वो मनुष्य को जानता है, कहाँ नातेदारी है, कहाँ ब्लड रिलेशन है, कहाँ रिलेशन बन सकते हैं, कौन क्या है, ये सब दोस्त मित्र रिश्तेदार, ये सब। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने पूछा है, तीसरा, जब शुरू में मनुष्य विकास कर रहा था और प्रकृति में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई और उनके बीच में उसके पास कोई कारण कार्य संबंध नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। कोई भूकंप आया, उसके पास कोई तर्क नहीं था क्यों आया, महामारी फैली, उसके पास कोई तर्क नहीं था क्यों फैली। वहां पर उसने किसी तीसरी अनाम शक्ति की कल्पना कर ली और उस अनाम शक्ति और मनुष्य के बीच में एक बिचौलिया वर्ग पैदा हुआ जिसका नाम जादूगर है, भूत प्रेत है, चुड़ैल है, और भाई शाना है, तांत्रिक है, और मुल्ला मौलवी पुरोहित, ये सब बिचौलिया वर्ग है। और इस बिचौलिया वर्ग को वहां पर जहां कारण कार्य संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, उसकी व्याख्या करने के लिए उसको पारिश्रमिक या फिर जो भी कुछ दान दक्षिणा वो मिला है, और उसने लगातार बरकरार रखा है कि उस रहस्य पर से पर्दा ना उठे, वो रहस्य बना रहे। हमारी रोटी रोजी तभी चलेगी, वो चाहे भारत में हो चाहे किसी और देश में हो, ये लगातार रहा है। इसीलिए जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो कैसे हुआ, जब वैज्ञानिकों दार्शनिकों को फांसी दी जाने लगी, उनको सजाएं दी जाने लगी, क्योंकि उनके इन्वेंशन चर्च की मान्यताओं के खिलाफ जाते थे, और चर्च की मान्यताएं पलटती है तो रोटी रोजी खत्म है। उसके बाद वो सत्ता खत्म है, सत्ता के साथ उनका गठजोड़ है, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो जो और वो जहां जहां विज्ञान पहुंचता गया, जहां जहां कारण कार्य संबंध जुड़ते गए, वहीं से दफा होते गए। इसी कारण भारत में देख लीजिए, जब वो अंधविश्वास निर्मूलन समितियां चलाई गई, हत्या की गई। नरेंद्र दाभोलकर है, हत्या की गई क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बाबाओं की जो है दुकानें बंद करवा दी थी। तो ये जो सत्ता है धर्म को साध के रखती है, सबसे खतरनाक रूप वो होता है, और वो लगातार धार्मिक चीजों के प्रतीकों को, इन चीजों को बचाए रखना चाहती है, क्योंकि इससे एक बड़ा समाज जो है संचालित होता है, कंट्रोल्ड होता है। आज की तारीख में यही है कि संस्कृति के इतने सारे कार्य है, हमारे सीखने की प्रक्रिया है, हमारी नॉलेज है, हमारे अन्य पहलू, हम इतिहास और सब चीजें जाने, लेकिन उन सब को ढककर लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि मैल से बच्चा पैदा हो सकता है, हिरणी के गर्भ से पैदा हो सकता है, मेंढकी से हो सकता है, और मटके में बच्चा पैदा हो सकता है। इन चीजों पे यकीन करना और बाकायदा कह रहे हैं। मेरे कॉलेज से ज्योग्राफी के प्रोफेसर गए हैं और अध्ययन करके आए पूरा कि भाई पहाड़ों में क्यों हो रहा है, ये सब क्यों आ रहा है। वो जैसे ही करके आए, 1 महीना बिता के रिसर्च करके पूरी टीम के साथ के पहाड़ों में जो पहाड़ खिसक रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, तो तुरंत वहाँ के एक साइंटिस्ट का मतलब आ गया कि लोग मीट खाते हैं इसलिए पहाड़ खिसकते हैं, इसलिए भूकंप आ रहे हैं, इसलिए सच वो भी जानते हैं, लेकिन इससे अवसर मिलते हैं, इससे पद मिलते हैं। जितनी मूर्खतापूर्ण बात करोगे उतना ही अच्छा पद मिलेगा। यहाँ देखो जो गोबर की महिमा बता रहे हैं, बनारस के प्रोफेसर है, वो गोबर के उपले पातना सिखा रहे हैं। हमारी महिलाएं पाती है उसको, अब उनको भी लेटरल एंट्री दो। जितनी बेवकूफी की बात कहोगे आप, उतने अच्छे क्या नाम है इस पार्टी के पसंदीदा माने जाओगे, उतना बढ़िया आपको पद मिलेगा। और यही कारण है कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको बाहर किया जा रहा है, और जितनी बेवकूफाना बातें करेंगे उनको आगे लाया जा रहा है। तो वो जो पार्ट है जहां पे कारण कार्य संबंध जुड़ सकता है, सोशल लर्निंग की आप बात करते हैं, बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, स्कूल जाता। आज भी हमारे समाज में है कि टीचर जो कह देंगे उसको मानेगा बच्चा। आप 4 बार कह लो कि मैगी नहीं खानी है, वो खाएगा, लेकिन टीचर ने मना कर दिया तो मैगी छोड़ देगा उस दिन के बाद। तो इस टीचर को कंट्रोल करो, इस टीचर को काबू में करो, कैसे पढ़ाना है। तो उसको सारा जो टेक्स्ट दिया है रिलीजियस दे दिया गया, मैथोलॉजिकल टेक्स्ट दे दिया गया, और इतिहास को आप कैसे पढ़ाएंगे वो उनके बताए हुए तरीके से। और ये जो किया है कि वो कंट्रोल करेंगे, कैमरा से दिखाएंगे, वो टीचर को कंट्रोल करने की साजिश है। फिर टीचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो कोई ऐसी चीज ना बताए कि भाई आप पॉलिटिक्स को समझो, आप रिलीजन को समझो, आप इनके कोड को समझो। जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से भाषा बच्चों की बदली है, लोगों की भाषा बदली है, तो नॉलेज का ये जो स्वरूप है, तो कल्चर भाई साहब इस तरीके से काम कर रहा है कि कल्चर प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है कल्चर का,
लेकिन इन्होंने केवल ये कर दिया है पूजा पाठ, गणेश, कांवड़, और ये वहाँ से बच्चा पैदा हुआ, हाथ से, सिर से, मुंह से बच्चा पैदा हुआ है, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरीके से बैठा दी है। और जब ऐसा कहने वालों को पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पावर मिलती है, तो हम जैसों को भी लगने लगता बात तो यही सही है जो ये कह रहा है कि पार्वती के महल से जो है वो बच्चा पैदा हुआ होगा, बात तो यही सही लगी। तो इस तरह का बना दिया गया है। तो कल्चर का एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो एक जो रिलीजन है छोटा सा है, जिस दिन यहाँ विज्ञान जाता है उसी दिन वो गायब हो जाते हैं, पुरोहित भी गायब हो जाते हैं, तांत्रिक भी गायब हो जाते हैं, वो ईश्वर का निर्माण, धर्म का निर्माण उसी कारण कार्य संबंध ना होने से, लॉजिक ना होने से ही हुआ है। इसलिए लॉजिक का इनका पूरा 36 का आंकड़ा रहा है, वो लॉजिक और तर्क यहाँ पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से आप जो सवाल थे उनके ज़्यादा अच्छे से। मैं एक लाइन जोड़ूंगी इसमें, क्योंकि हम भी जन विज्ञान में काम करते हैं, साइंटिफिक टेम्पल पे काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये हमने बहुत संकीर्ण एक समझ बनाई है कि सुपरस्टिशन का पर्दाफाश कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ विज्ञान पहुँचता है वहाँ मुझे लगता है हमें और गहराई से सोचना है कि बिलीफ सिस्टम्स का मतलब क्या है, कैसे बनते हैं, और ये हमारी भी एक कमी रही है, तो हमें थोड़ा इसमें और चिंतन करना है। सिंस 2014 से लगभग एक कोशिश ये रही कि धर्म की इतनी चर्चा हो रही है तो धर्म को जरा पढ़ा भी जाए, और जैसे जैसे धर्म को पढ़ते हैं तो वो तो दिखता है बहुत रेडिकल है, उसके अंदर तो ऐसी ऐसी बातें हमें समझ भी आती हैं कि ये तो प्रो पीपल है, ये तो लोगों के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मैं किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लेना चाहता। अचानक से अब सिचुएशन जिस किस्म की आई, और जैसा कि बताया भी किस किस को औहदे दिए जा रहे हैं, किसको नहीं दिए जा रहे, आपको नहीं लगता ये हमारी वीकनेस है कि हम उस सो कॉल्ड धर्म को पढ़कर समझ ही नहीं सके, और किसी और ने जो कि उस धर्म को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाया, उसने ऐसे चिप लगा दिए और अपनी सारी चीजें घेर के खड़ा हो गया, हम बाहर। एक सेंस में सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग इररेलेवेंट हो गए, सो कॉल्ड, क्योंकि उनको धर्म की शायद समझ थी ही नहीं, और वो धर्म का जो रेडिकलिटी थी उससे भी उनका कोई सांझ कभी बनी नहीं। और हम एक किस्म से प्रोग्रेसिव या लिबरल या रैशनल वर्ड कहीं से एक्सपोर्ट करके लाते रहे, और उसी को हम बताते रहे, उसी का चिंतन करते रहे। विजडम जैसा गहरा शब्द भी हम अपने सोर्सेस से नहीं ला पाए, उसको भी हम कहीं बाहर से एक्सपोर्ट करते रहे, जहाँ की यहाँ पर कितना लंबा ट्रेडिशन है विजडम का, वैदिक ट्रेडिशन है विजडम का, और वो बहुत रेडिकल ट्रेडिशन है, बहुत रेडिकल ट्रेडिशन है। मुझे कई बार लगता है 2014 से ये चीज़ें अचानक ऐसे टर्न ले रही हैं, और वहाँ पर कोई भी किसी ने डेंट पहुँचाने की कोशिश करी नहीं। ये मेरा फेलियर, ये हमारा फेलियर भी लगता है, जिनको हम टीचर्स, एजुकेशनिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, कि वो कैसे देखेंगे इस आइडिया ऑफ कल्चर को। क्योंकि बहुत छोटा था तब मुझे ऐसा आभास दिलाया गया कि कल्चर बहुत पुरानी बात है, मेरे दादा के दादा कुछ करते थे, वो कल्चर होता था। अब इतने सालों के बाद दिखता है कि जो आज ये हो रहा है ये भी तो उसी कल्चर का एक पहलू है। तो हम कैसे कल्चर को अपने स्टूडेंट्स को, जिसको नई पनीरी बोलते हैं, एक नए लोग जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनके साथ इंगेज करेंगे, जहाँ पर वो सवाल को समझने की कम से कम खुले दिमाग से कोशिश तो कर सकें। मुझे कई बार बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि हम लोगों का शायद फेलियर है। अब रोमिला का मैं पढ़ रही थी, मेरे सिलेक्शन हम करते हैं, कुछ इमेजिन है, कुछ कंस्ट्रक्टेड है, कुछ तो वी हैव आल्सो सिलेक्टिवली डिफाइंड देम इन सर्टेन वे। जैसे मैंने कहा रिलीजन को हम कहते हैं कि वो सुपरस्टिशन के साथ जोड़ दिया। सो आई रियली थिंक कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमने कितनी गहराई में इसको समझा है, एंड कल्चर से किस तरह से हमारी अपनी सोशलाइजेशन की फूड सिर्फ ये नहीं है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, पर हम भी फूड को कैसे समझते हैं, हाउ व्हेन वी कम इनटू अनदर फोरम और अनदर इंस्टीट्यूशन और एन एजुकेशनल सेटअप, हम भी कैसे उस पर दोबारा सोचते हैं।
चाहे वो किसी भी उम्र में हम करें। जी एंड बिल्कुल ये हमारे सामने हमारा आगे का जो काम। मॉडल ऑफ धर्म हमें कबीर साहब देते हाँ, हैं बिल्कुल। या फरीद देते हैं या नानक देते हैं, वो तो ये धर्म है ही नहीं जो बात की या जाती है। बुद्धिज्म में या जिस तरह बुद्धिज्म से में। या जो अशोक कह रहे, बिल्कुल और इस बार की बुद्धिज्म जैनिज्म में तो ईश्वर की कल्पना ही नहीं है, ईश्वर को ही नहीं मानते, नास्तिकतावादी पे टिका हुआ है पूरी बात। तो और जैनियों को कह देते हैं हिंदू, बुद्धिस्टों को भी उन्हीं के अवतार की बात कह रहे हैं। तो हम इसको बहुत सिंपलिस्टिकली कुछ खानों में डाल देते हैं, बट जी। जिस तरह से अब हमको हिस्टोरियंस भी दोबारा कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा अब अशोक पे इतना काम दोबारा हो रहा है अन्य जगहों में, तो जिस तरह कह रहे हैं हिस्टोरियंस भी कि हम इनको समझें, कई चीज़ों को कितने तरह के सोर्सेज हैं जहाँ हम इसकी और समझ बनाए। हमने भी बहुत सिंपलिस्टिकली कुछ कह दिया और मान लिया उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, वो कन्वीनियंट है हमारे लिए। पर ये ज़रूरी है कि हमें इस पूरी सोच को, और तभी मैंने कहा सोशल बिलीव्स, सोशल लर्निंग क्या मतलब है इसका। This, one point, it is helping to others, and now we are seeing that technology is creating emergency. Now we are called the educational emergency is creating, and it is also quoted by Professor Krishna Kumar sir in last conference. So my point is that when we are talking about technology, it is also directly related with the cultures. So now two discourse is coming out. One is cultural determinism and another one is technological determinism. So in the present scenario, so how we will create a balance between in both cultural determinism as well as technological determinism. It's not just an educational emergency, it's a democratic emergency. I mean, these technologies which are coming are actually threatening democracies much more than just education. So we really need to go deeper into these things and see and actually unravel those things and talk about it. Everything that we have in our hands, what is its impact on us, what are we allowing it to do, and also collectively what impact does it have? Why are people saying that democracies will get destroyed this way? So I think that's very crucial for us to understand. सफदर हाशमी, सफदर हाशमी, सफदर हाशमी मतलब सच के लिए मर जाना, छोटे से जीवन में लाखों जीवन जैसा कर जाना। सफदर हाशमी मतलब सत्ता ताकत के सामने बेखौफ होकर अड़ जाना, हिम्मत और इंकलाब से भर जाना। सफदर हाशमी मतलब रगों में लहू बनकर दौड़ जाना। सफदर मतलब हदबंदियों को तोड़ देना, गढ़ों और मठों को ढहा देना। आप इंसान क्यों है, सच क्या है, झूठ क्या है, बेझिझक कहना और बताना, मेहनत और पसीने की लूट क्या है। शाह हो या निज़ाम हो, खास हो या आम हो, बेलाग बरक्स तन जाना। सफदर मतलब इंसाफ के लिए लड़ जाना। नस्ल और ज़बान की तलखियाँ, खून का फ़र्क करती सियासतें, ये जात मजहब की कड़वाहटें। सफदर मतलब मुंह में आम की मिठास घुल जाना। सफदर मतलब मुंह में आम की मिठास घुल जाना। लास्ट पिछले दिनों जो हुआ फिलिस्तीन में, और हमारे वो बहादुर पत्रकार जो मणिपुर नहीं जा पाए और फिलिस्तीन पहुंच गए। दिल मणिपुर, दिल फिलिस्तीन। अपने ही घर में बेघर हैं, घर में धुआं भर गया है। एक का सपना जी गया है, लाखों का यकीन मर गया है। हाल बेहाल है, दीन है, हीन है, दिल मणिपुर है, दिल फिलिस्तीन है। आग पानी तेल बिजली हर शय उसकी मुट्ठी में है। जात धर्म नस्ल का जहर रहनुमा की घुट्टी में है। जात धर्म नस्ल का जहर रहनुमा की घुट्टी में है। बस्तियों में आग लगाकर पानी पर भाषण देने में प्रवीण है। मौत बरसा रहा आसमान से, लोग मर रहे, झुलस रही जमीन है। दिल मणिपुर है, दिल फिलिस्तीन है। बड़े लोग, बड़े देश, बड़े मंच, राहत शिविरों तक महदूद है। यूएनओ की भी औकात इतनी है, राहत शिविर लगा सकता और कुछ नहीं। बड़े लोग, बड़े देश, बड़े मंच, राहत शिविरों तक महदूद हैं। सही को सही कहते झिझकते
शाब्दिक जुगाली में तल्लीन है, बड़े सितारे गूंगे, चुप सभी नामचीन है, दिल मणिपुर है, दिल फिलिस्तीन है। जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा बारूदी गंध है, धुआं है, मलबे और लाशों के ढेर हैं, हरियाली और हंसी गायब है, अबोले बच्चे भी लहूलुहान है, कायनात बदरंग है, मलीन है, दिल गुस्से में है, गमगीन है, दिल मणिपुर है, दिल फिलिस्तीन है, दिल मणिपुर है, दिल फिलिस्तीन।